नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एसीएफ फॉरेस्ट, आपके पास कुछ जिज्ञासाओं की शांति के लिए पुनः उपस्थित हुआ हूँ। पहली बात तो कई लोग पूछते थे कि आप दवा बनाते हैं क्या। हमारा जय महाकाल आयुर्वेद है, ये देखिए हमारे पुत्र के नाम पर रजिस्ट्रेशन है, बीटेक है वो पूना से, पर आयुर्वेद का पूरा काम कर रहा है, पूरा मैनेजमेंट उसके ही हाथ में है, दवाइयों का निर्माण भी सीख रहा है। ये देख लीजिए, ये पूरी हमारी दवाइयाँ इस तरह से। हम मार्केट में कोई दवाई नहीं बेचते क्योंकि हम बना नहीं सकते इतनी भारी मात्रा में। हम तो इंटरनेट पे जो आवश्यक जो बीमार लोग हैं उनको इस तरह से भेजते रहते हैं, कुरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट कुरियर से। ये हमारी चौथी पीढ़ी अब काम करने लगी है। इसमें एक और मित्रों, हमारे फार्मेसी का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम जितने भी फौजी लोग हैं, फौजी लोग पेट से बहुत बीमार, उनको निःशुल्क सेवा सप्लाई करते हैं। आप लोग की जो भी राशि हमको मिलती है उसमें से हम हर माह कम से कम 10 से 20 लोगों को, जो भी फौजी हैं, उनको दवाई निःशुल्क ही देते हैं, क्योंकि वो देश सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमको उनसे राशि लेने का कोई हक नहीं बनता। अब मैं आता हूँ मूल बुद्धि पर, बिंदु। देखिए मित्रों, कोरोना पूरे देश, पूरी दुनिया पे हावी हो गया। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, बीमारी का नाम है इन्फ्लुएंजा। ये देखिए, ये एक बहुत पुरातन किताब है, हमारे बाबा के हाथ की किताब थी ये थी ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई। इसको उन्होंने हिंदी में कराने के लिए बनारस में 3 माह रहे हो। ये एक चक्रदत्त करके एक आयुर्वेदाचार्य थे, ऋषि, उनके हाथ की ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई किताब थी, उसका हिंदीकरण इन्होंने कराया। मैं आपको बता देता हूँ, इन्फ्लुएंजा इसका नाम है, युद्ध ज्वर। मैं हर बार जो आपसे बोलता हूँ वो प्रामाणिकता के साथ में कोई भी बात करूँगा। देख लीजिए, इसमें पूरे, पहले तो आप देख लीजिए, पूरे इसमें उपचार लिखे हुए हैं। ये उपचार घरेलू हैं, सरल हैं, यदि आप करेंगे तो इससे आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये देखिए, इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप सब इसका प्रयोग करके फ़ायदा उठाइए। जब वैक्सीन आ जाएगी वो एक अलग बात है, उसके पहले हमको इसका प्रयोग करेंगे तो ज़रूर लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये देखिए, इसका नाम मैं इसलिए बोलता हूँ कि हिंदी हमारी बड़ी सारगर्भित भाषा है। युद्ध ज्वर, इसका नाम कितना अच्छा रखा उन्होंने। युद्ध के ही जैसा पूरा वातावरण हो गया है। 1947 में भी जो युद्ध में परिणाम नहीं थे वो आज है। एक तरफ से मजदूर जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल पूरा देश परेशानी की स्थिति में आ गया है। युद्ध में जो जरा बख्तर अस्त्र शस्त्र लेके चलना पड़ता था, वैसा ही माहौल, आप खुद समझ जाएंगे। पूरा युद्ध ज्वर, कितना सारगर्भित नाम इसका रखा हुआ है। नाम इन्फ्लुएंजा बीमारी है जो कोरोना वायरस से हुई है। इसको योजनाबद्ध तरीके से चीन ने पूरी दुनिया पे थोपा है, जो हम सब लोग भलीभांति समझ गए। और मुझे तो ऐसा पूरा विश्वास है कि चीन ने अपना योजनाबद्ध तरीके से पूरी दुनिया में फैलाया इसको। इन्फ्लुएंजा की एक खराबी ये होती है कि ये आपके फेफड़ों के द्वारा पूरे शरीर में चला जाता है और व्यक्ति से व्यक्ति बहुत तेज़ी से फैलता है और उसमें घबराहट पैदा हो जाती है। तो जो इसका एकमात्र उपाय है शुरू में रोकने का, कि मनुष्य का एक दूसरे से मिलना दूर हो जाए, तो ये रोग बहुत जल्दी नियंत्रण हो जाता है। उसी के लिए पूरे दुनिया ने लॉकडाउन का प्रयोग श्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया। कई लोग इस पर आपत्ति भी उठा रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूँ, ना मुझे किसी राजनीति से लेना देना है, कि लॉकडाउन नहीं करना था। भारत जैसे 1.25 अरब की जनता में अगर ये नहीं किया जाता, यहाँ 4 करोड़ लोग तो केवल दमा से पीड़ित हैं, फिर बाकी बीमारियों से जो पीड़ित हैं, किडनी, लंग्स, लीवर, तो आप सोचिए ये संख्या करोड़ों में जाती, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये जो लोगों से लोगों का मिलना लॉकडाउन के द्वारा जो रोका गया, ये बहुत ही अच्छा सकारात्मक कदम था। इसका प्रमाणीकरण आप देख लीजिए, इसके नाम से ही पता चल जाता है युद्ध ज्वर। नहीं तो इतने लोगों का न इलाज हो पाता। और जितने जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, जो किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, जब आपका श्वसन तंत्र ही काम नहीं करता तो मृत्यु दर निश्चित थी। इसमें वैसे मृत्यु दर बहुत कम है, लोग बहुत 50% ठीक भी हुए,
तो एक ऐसी रिपोर्ट भी जारी कर दे भारत सरकार कि कितने लोगों को हुआ, उसमें से किस उम्र के थे, कितनी उम्र के किस रोग से जो पीड़ित थे जिनकी मृत्यु हुई, और किस रोग से जो पीड़ित थे जो ठीक हुए। तो जो एक भय का वातावरण भारतवर्ष में पैदा हुआ, आप खुद भी देख लीजिए, जो किसी ना किसी रोग, कोरोना से नहीं मरे लोग, जो पुरानी बीमारियों से ग्रसित थे, दमा से, किडनी से, चेन स्मोकर थे, लिकर का प्रयोग ज़्यादा करते थे, शाकाहारी नहीं थे, उनमें क्योंकि इम्यून सिस्टम शाकाहारी का बड़ा होता है, मांसाहारी का थोड़ा कम होता है, उसकी पेट की आंतें भी छोटी हो जाती है, साइंटिफिक रिसर्च है। तो एक जो घबराहट का वातावरण हो गया, घबराइए बिल्कुल मत, पर इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि हमको सावधानी का उपयोग ज़रूर करना, जैसे मास्क लगाना है और दूरी बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये जो बना के रखेंगे, खास करके जो बुजुर्ग और किसी बीमारी से पीड़ित लोग हैं, तो वो हमेशा बचे रहेंगे। और मुझे तो पूरा विश्वास है, फाइयान यहाँ से चीन बहुत सारी आयुर्वेदिक किताब चोर के ले गया, उसकी कुछ लांबा लोगों की लिखी हुई कुछ किताबें मेरे पास भी हैं, और उसने तो हो सकता है आयुर्वेद से ही अपने लोगों को ठीक किया हो, क्योंकि हम जब रिसर्च सेंटर गए थे देहरादून, आज से 15 साल पहले, जाते ही रहते हैं, तो बहुत सारे वहाँ साइंटिस्ट भी आए थे और हमारे बड़े बड़े अधिकारी भी आए थे जो IFS लेवल के थे। मध्य प्रदेश से मैं अकेला रिप्रेजेंट किया था उस समय। तो उन्होंने एक पूरा चार्ट, ये जो पूरी कार्यशाला थी ये डॉक्यूमेंट्री थी, ये बिल्कुल एनालिसिस पे आधारित थी। उस पर उन्होंने पूरे भारतवर्ष से कितनी वन औषधियाँ चाइना जाती हैं, किस किस देश से जाती, किस किस क्षेत्र से जाती हैं, उसका पूरा एक नक्शा बताया था। इसमें किस प्रदेश से, मध्य प्रदेश से कौन सी जगह से जाती हैं, हिमाचल से कौन सी जगह जाती, पूरा एक नक्शा था। 6,660 करोड़ रुपए की आज से 15 साल पहले चीन आयुर्वेदिक दवाई पूरे विश्व में बेचता है। उसमें से 70% दवाइयाँ हमारे भारत देश से, जड़ी बूटियाँ स्मगलिंग होकर भी जाती हैं और नंबर 1 में भी जाती हैं। तो आप देखिए चाइना कितना आयुर्वेद का उपयोग करता है। आपने देखा होगा चाइना में बड़ी बड़ी आयुर्वेद की दुकानें हैं, और दूसरे को ये एलोपैथ का पाठ पढ़ाता है और मूर्ख बनाता है। आप देख लीजिए, खुद भी कैलकुलेटर बेचता है, और आप उनकी दुकानों पर जाइए तो पुरानी पद्धति से अंकों की गणना की जाती है। ये सब लोग जानते हैं। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, सबको सब कोई जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप देख लीजिए। तो मेरा ऐसा मानना है, हमको हमारे स्वदेशी मूल पे आना पड़ेगा। हमारे जो बापू का सपना था, आज से जो 70 वर्ष पहले उन्होंने बोला था कि कुटीर उद्योग, गांव का विकास करिए, एकदम से शहरीकरण नहीं करिए, ये उन्होंने बोला था। और हमको स्वदेशी मूल की चीज़ें, आपने देखा भी होगा होली जली थी अपने विदेशी सामानों की, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना है ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। आज जो बहुत बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है, उसमें गांव का विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्र हमारा बढ़ेगा। किसी किसी का अभिशाप किसी के लिए वरदान सिद्ध हो जाता है मित्रों। धीरे धीरे गांव का विकास होगा और एक सामंजस्य स्थापित हो जाएगा गरीबों और अमीरों में। तो पर हमको एक बात याद रखना है, जिस देश ने हमारे साथ इतना बड़ा धर्म का काम किया है, उसका फल तो उसको भगवान दे गई, परंतु हमको भी अब विदेशी चीज़ों का तिरस्कार करके हमारे देसी चीज़ें अपनाना चाहिए। हमारा आयुर्वेद पे भी काफ़ी पैसा दिया है श्रीमान मोदी जी ने। आयुर्वेदिक चीज़ों का उपयोग करिए। एलोपैथ कोई बुरा नहीं है, पर आयुर्वेद क्या करता है, मूल, भविष्य, जो वर्तमान, भविष्य और भूत, तीनों पे काम करता है। अभी जो बीमारी है, जो भविष्य में इसके परिणाम होंगे, और जो भूत में जो बीमारी जड़ से पकड़ी, उस तीनों पे काम करता है। तो आयुर्वेद को आप कमज़ोर मत समझिए, बहुत पहले सब चीज़ें लिखी जा चुकी है। उसका थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़ा जंगल जाइए, और इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करेंगे तो बहुत सकारात्मक परिणाम इसके होंगे, और हमारे पूज्य बापू जी का सपना भी साकार होगा। गांव का फिर से विकास होगा। जो एक आर्थिक मंदी का दौर आएगा, उससे हम बहुत जल्दी उबर सकेंगे। तो मेरा यही कहना था मित्रों, क्योंकि मैंने आयुर्वेद को बहुत गहरे से अनुभव किया है। ये हमारी अब चौथी पीढ़ी आयुर्वेद पे काम कर रही है। हमने आयुर्वेद को, मैंने एक कविता भी बताई थी कि छोटा समझ के एक तरफ कोने में मत डालिए,
सब कुछ लिख गए हैं हमारे ऋषि मुनि, इनको हमको अब पालन करना है, तभी हम सनातनी अपनी सभ्यता, सनातनी अपने आयुर्वेद को अपना के फिर से अपना स्वावलंबी बनेंगे। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि अब हमको अपने ही सब अस्त्र शस्त्र उपयोग करना है, बाहरी चीज़ों पे अब हमको विश्वास बिल्कुल नहीं करना है, ताकि हम फिर से एक बार भारत ऐसे धोखे में ना फंसे। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, एशिया फॉरेस्ट, पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि स्वदेशी अपनाइए। चीन को अब सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि उसके जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी उत्पादन उसने किए, उसका उपयोग बिल्कुल मत करिए, ताकि हमारे देश के ही आयुर्वेदाचार बढ़े, आयुर्वेदिक औषधि बढ़े, और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग और ये सब चलें, उसका हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। 60% तो वो ले जाते हैं और आर्थिक डेवलप्ड कंट्री बताते हैं, पैसा हमारा, मेहनत हमारी और नाम उनका। तो अब हमें वक्त आ गया है सोच बदलने का कि पैसा भी हमारा हमारे देश में रहे और हमारी ही चीज़ों का विकास हो, ताकि हम भविष्य में फिर धोखा न खा सकें। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल माँ भारती की प्रणाम करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।